हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 20 दिसंबर 2021 को सीटेट प्राथमिक लेवल का जो पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर, इसके सॉल्यूशन के बारे में। आप सभी से सीटेट प्राथमिक में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 भागों से प्रश्न होते हैं। तो आज मैं जो गणित से 30 प्रश्न बन रहा, इस प्रश्न को हल कराने वाला हूँ और आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ कि मैथमेटिक्स से प्रश्न उठाना कितना आसान है। आप आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बैठ सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर भी कर सकते हैं। तो आइए, मैं आज मैथमेटिक्स से प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूँ। अब इस पेपर में 31 से लेकर के 60 तक मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं, जिसमें से 15 प्रश्न आपके नंबर पे होंगे और 15 प्रश्न शिक्षण पे होंगे। तो मैं पूरा कंप्लीट आपको 30 प्रश्नों को हल कराने वाला हूँ। आप प्रत्येक प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो आइए, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 को आप सभी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। अब भाज्य से आप सभी लोग परिचित हैं कि भाज्य क्या होता है। जो भाग वाला डाटा आप ऐसे देते हैं, तो ये आपका भाजक होता है, भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है और यहाँ पे ये शेषफल होता है। क्लियर। तो ये सभी नंबरों से आप परिचित हैं। अब इस प्रश्न को आपको बनाना है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप बना सकते हैं कि यहाँ पे भाजक आपको दिया है, इसके बाद यहाँ भागफल दे रहा है और यहाँ पे आपको शेषफल दे रहा है। अब इस प्रश्न को आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जब यहाँ शेषफल आपको पता हो गया तो जो ये भाजक है शेषफल का 4 गुना है, तो 4 5 20, ये 20 हो जाएगा। अब आपसे बता रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है, तो 5 गुना का मतलब कि इसमें 5 से 20 में भाग कर दीजिए, तो ये 4 आपका हो जाएगा, अर्थात भागफल 4 हो गया। अब यहाँ पे यदि ये भाज्य आपको चाहिए तो भाजक का भागफल में गुणा करके शेषफल को जोड़ देना होता है। तो आप भी 20 में 4 का गुणा करके 5 को जोड़ दीजिए। 20 चौके 80 या 5 85। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 85। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 को आप सभी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए कितना आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। अब 5 को क्रमागत संख्या लिखा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। और सभी संख्याएं क्रम से लिखी गई हैं। अब आपसे कह रहा है कि दूसरी संख्या 49 है। जब दूसरी 49 है तो ये जो पहली संख्या होगी 49 से वो कम होगी, 48 होगी। अब इसके आगे क्रम से आप लिख लीजिए, ये 50, 51, ये आपका 52 होगा। अब आपसे बोल रहा है केवल सम संख्याओं का गुणनफल आपको बताने हैं, तो 48 का 50 में गुणा कर दीजिए। अब 50 का फिर 52 में गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 48 में 50 का गुणा करेंगे तो 0 बनेगा। 5 बटे 40, 0 4 बना, 5 के 20, 4 24, तो ये 2400 हो जाएगा। अब 2400 में 52 का गुणा कर दीजिए। तो जब 52 से गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो तो आपका रहेगा। 24 दूनी 48, तो 48 को 8 हो जाएगा, 4 बचा और 24 पाँचे 120।
120 अचार कितना 124, तो ये बनेगा 1,24,800। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं कितना आसान सीटेड प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन आप प्रत्येक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझेंगे तब ये आसान बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को, क्वेश्चन नंबर 33 को, क्वेश्चन नंबर 33 ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रश्न को लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए नंबरिंग आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 32, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है, एक तार है स्टील का, वो वर्ग बनाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ दिया जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी? आपका टारगेट हो गया आयत की लंबाई बताना। अब सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल आपको 121 दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर आप करेंगे, ये स्क्वायर बराबर 121, तो ए बराबर आपको मिल जाएगा 11। तो जो वर्ग है उसका आपको भुजा 11 मिल गया, तो वर्ग का आप परिमाप निकाल दीजिए, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे, वर्ग का परिमाप आप यहाँ पे निकालेंगे तो ये 4 गुणे 11 हो जाएगा, 4 गुणे भुजा होता, तो ये 4 गुणे 11 करेंगे 44 हो जाएगा। तो 44 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? परिमाप हो गया। अब इसी 44 से ये एक आयताकार बना रहा है, आयताकार आकार में इसको मोड़ रहा है। तो जब मोड़ेंगे तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो 2 कोष्ठ में यल प्लस बी होता है, तो ये बराबर हो जाएगा 44। 44, अब इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 हो गया, ये आपका 22 बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको चौड़ाई 8 दिया है, तो ये बी के जगह पे 8 रख दीजिए। तो जब रखेंगे तो ये यल बराबर बनेगा 22 में से 8 घटेगा 14 बनेगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा 14 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही आंसर होगा, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, केवल वर्ग का डाटा आपको दिया था, उसी के माध्यम से आपने वर्ग का परिमाप निकाल लिया। अब जितना स्टील का तार हुआ, अब उसी से आयत बना दिया, तो आयत का परिमाप का सूत्र लगा दीजिए। तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आप 44 ले लिए, तो ये आपको चौड़ाई 8 दिया, तो आपने रखा, तो यल बराबर कितना मिल गया? 8। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, यदि चैनल पे कोई नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। आपको यहाँ नंबर दे दिया, आप भिन्न बनाना जानते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं कि 1 में 2 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा। अब 2 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। अब 0 बार यहाँ पे आप ले गए थे तो 1 हो गया था, अब दशमलव लगा देंगे या 0 बढ़ जाएगा, 2 5 10, अब ये कट गया। तो ये आप भाग करके दशमलव वाला नंबर बनाना जानते हैं। जब इतना आप जानते हैं तो यहाँ पे आप निकालिए कि इसका कितना बनेगा। 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5, 1/3 को आप लिख सकते हैं 0.333, 4/5 को आप लिख सकते हैं 0.8, 5/6 को आप लिख सकते हैं ये 0.6848 और 6 18। अब यहाँ पे अभी 3/4 बाकी है, भाग करेंगे 0.75 आ जाएगा। अब आप तय करिए कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। देख रहे हैं सबसे बड़ा ये हो रहा है, तो ये 5/6 सबसे बड़ा होगा, और सबसे जो छोटा पूछेगा तो ये 1 देखिए 0.33 दिया है, तो ये नंबर सबसे छोटा होगा। तो अब मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 5/6 और 1/3 किस ऑप्शन में दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 को देख रहे हैं 5/6 और 1/3 दिया,
तो इस प्रश्न का बिल्कुल जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर। तो इस तरह के नंबर को आप एकदम तैयार करके रखिएगा, आगामी जो सीटेट परीक्षा होने वाला उसमें इस तरह के प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणात्मक क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो जब इतना नंबर आपको दे दिया कि 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसका परिणात्मक 36 वर्ग सेंटीमीटर हो, आप यहाँ पे क्या करिए कि आप ये पता करिए कि जो 36 नंबर दिया 36 के गुणनखंड कितने हैं। 36 का गुणनखंड, गुणनखंड तो 36 के जो गुणनखंड होंगे, एक बिल्कुल 36 को काट देगा, एक बिल्कुल 36 को काटेगा, दो भी 36 को काटेगा, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36, ये 36 के गुणनखंड है। अब यहाँ पे आप निकालेंगे तो एक 36 को आप रखिए, तो इसका गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये बिल्कुल 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये एक बना पेयर। अब 2 और 18 को रखिए तो भी गुणा करने पे 36 मिलेगा। अभी 3, यहाँ पे 12 रखिए तो भी बनेगा। फिर यहाँ पे आप रख सकते हैं 4 और 9 को तो भी बनेगा। अब 6 और 6 को आप रख सकते हैं तो भी बनेगा। तो ये लंबाई का काम करेगा, ये चौड़ाई का। तो अब इसमें गुणा करेंगे, देखिए 36 आ रहा है, यहाँ 36 बोला हुआ है। अब 2 में 18 गुणा करेंगे 36 आ सकता है, बिल्कुल। 3 में 12 गुणा करेंगे 36 आ सकता है, तो ये भी बनेगा। 4 में 9 का गुणा करेंगे तो ये 36 आ जाएगा, तो ये भी एक बनेगा। 6 में 6 का गुणा करेंगे कितना बनेगा, 36। तो ये सब 36 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर हो रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कितने बनेंगे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले। तो एक तो 1, 2, 3, 4 और 5 बनेंगे। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 को आप देखिए। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। क्लियर। रोहित का क्रम ऊपर से 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं। अब आप सबसे पहले इस प्रश्न में देखिए कुल विद्यार्थी 60 तो हैं, तो आप लड़के और लड़कियों की संख्या को निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए मैं गर्ल रख रहा हूँ और लड़कों के लिए यहाँ बॉय रख रहा हूँ। तो यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, तो ये 1 होगा तो ये 2 होगा। अब इतना क्लियर हुआ। अब दोनों संख्या को हमको अलग अलग निकालना है। तो जब अलग अलग हम लोग निकालेंगे 2, 1, 3, तो ये 3 यूनिट बराबर हम लोगों को मिला 60। तो 1 यूनिट का नंबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो इसका मतलब कि इसमें आप 20 से गुणा कर दीजिए तो ये लड़कियों की संख्या 40 हो गई, और इसमें आप 20 से गुणा कर दीजिए तो लड़कों की संख्या 20 हो गई। क्लियर। अब जब इतना मिला तो यहाँ से बोल रहा है कि रोहित का क्रम ऊपर से 17वां, रोहित का क्रम ऊपर से 17वां, इस तरह से क्रम चल रहा है 17वां। जैसे मान लीजिए यहाँ से पंक्ति शुरू हुआ, तो जब इस तरह 1, 2 चलता आ रहा होगा तो यहाँ पे 17वें स्थान पे रोहित है, यही ऊपर से इस तरह से आ रहा है 17वां। जब यहाँ 17वां हो गया, अब आगे बोल रहा है कि रोहित से पहले 9 लड़कियां। अब रोहित से पहले 9 गो लड़कियां, पहले 9 लड़कियां, 9 लड़कियां। जब रोहित से पहले 9 गो लड़कियां हैं तो रोहित से पहले यानी 17वें नंबर से पहले जो लड़के होंगे वो कितने होंगे, लड़के कितने होंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं देखूं कि कुल 17 हैं, 17वां तक तो 9 लड़कियां निकाल देंगे तो 8 गो बचेगा।
तो यहाँ पे 8 गो बॉय हो गए। क्लियर। और जब 8 गो बॉय हो गए, रोहित को लेकर के 8 गो बॉय हो गए, तो आपसे कह रहा है तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं, यानी रोहित के बाद कितने लड़के क्रम में बैठेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 8 गो लड़के जब यहाँ रोहित से पहले हो गए, रोहित से पहले हो गए, तो इसके बाद में कितने होंगे। और यहाँ पे टोटल लड़कों की संख्या 20 हो रही है, तो 20 में से 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 गो। तो आप कह सकते हैं कि रोहित के आगे 12 लड़के और बैठेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 12, कि 12 लड़के बैठेंगे। हो रहा है क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को आप सभी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, साइना बस स्टैंड पर 9:35 AM का मतलब सुबह में, अब PM का मतलब कि शाम के समय में 12 बजे के बाद पर पहुंची, और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई है। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है और बस की आवृत्ति, ये आवृत्ति का मतलब कि 20-20 मिनट के अंतराल पे बसें छूट रही, तो साइना को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करने होंगे, वहां पे रुकने होंगे। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया कि 9:35 पर पहुंची है। अब प्रश्न यहाँ से शुरू करिए आप, ये 9:25 पर गई है, ये बता रहा है, जो जीनत है वो बता रहा है कि हमारे घड़ी के हिसाब से बस 9:25 पे गई है। और जब 9:25 AM पे गई है, और एक बात फिर बोल रहा है कि मेरी घड़ी 5 मिनट तेज है, 5 मिनट तेज है, तो इसका मतलब कि जो बस गई है वो 9:20 AM पे गई है। 5 मिनट और आपको माइनस करना पड़ेगा। तो जब 9:20 AM पे गई है, इसकी जो बसों की जाने की आवृत्ति है वो 20 मिनट पे है, तो अगली बस कब जाएगी, अगली बस जो जाएगी वो 9:40 पे जाएगी, 9:40 AM पे जाएगी। अब जब 9:40 AM पे जाएगी, तो यहाँ देख रहे हैं कि साइमा 9:35 पे पहुंची है, तो साइमा को 5 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। साइमा को यहाँ 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, 5 मिनट। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 5 मिनट बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मिनट। क्लियर। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को। किसी भी प्रश्न से डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कितना सिंपल प्रश्न सीटेट बनाया। आप पहले से ही डर के बैठे हुए हैं कि सीटेट बहुत बड़ा प्रश्न बना रहा। आप मैथमेटिक्स के 15 के 15 जो नंबर पे प्रश्न है, पूरा 15 नंबर ले सकता है। और शिक्षण बचा, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, पूरा वहाँ से भी नंबर मिलेगा। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैथ में आप 30 में 30 नंबर उठा सकते हैं। आप यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को आप देखिए। 1001, 10,001, 20,022, 30,333 के योग में क्या घटाया जाए कि जिससे 17,669 प्राप्त हो। आप क्या करिए कि तीनों नंबरों को जोड़ करके, इन तीनों नंबरों को जोड़ करके इसमें से माइनस कर दीजिए। तो जब इस नंबर को आप जोड़ेंगे, ये 3033, ये 20022, 100, 3 को 0 1 है, तो जोड़ेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 0 ये आपका 6 होगा। अब इसी में बोल रहा है कि योग में से क्या घटाएं, कि मान लीजिए हम -x करेंगे तो ये आपका 17,069 मिलेगा। अब इस नंबर को आप हल कराएंगे तो इधर ये नंबर आएगा, तो ये 17,069 आके माइनस हो जाएगा। तो ये 17,069 को माइनस करिए, तो जब माइनस करेंगे घटाएंगे तो ये आपका 7 बचेगा। इसको हल करेंगे तो ये नंबर आपका
8 बनेगा, ये 2 बनेगा, इसको यहाँ पे 3 बनेगा, ये 4 का बनेगा, तो ये 43,287। तो आप देखिए किस वाले ऑप्शन में दिया है 43,287, तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 43,287। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है आप सभी को? चलिए आप क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 का ये अंग्रेजी वर्जन है, अंग्रेजी में लिखा हुआ। और यहाँ पे इसी तरह का पेपर आपको मिलेगा आगामी सीटेट का जब परीक्षा स्टार्ट होगा उसमें। अब यहाँ पे आपको दिया 39 नंबर वाला प्रश्न, देखिए आप। विद्यालय की कैंटीन में खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं। एक समोसा का रेट आपको बता दिया 5 रुपया, मूंगफली का एक पैकेट आपको बता दिया 6.5 रुपया, एक गुलाब जामुन आप लेंगे तो 7 रुपया लगेगा, एक ढोकला लेंगे तो 8.5 रुपया लगेगा, एक बोतल नींबू पानी लेंगे 11.5 रुपया लगेगा। आपको रेट बता दिया गया। अब आगे देखिए कि आखिर में क्या बोल रहा है। एक सुनैना नाम की लड़की है, वो एक समोसा खरीद रही है। तो जब एक समोसा खरीदेगी तो एक समोसा के लिए वो कितना देगी, इसको आप लिख लीजिए, एक समोसा। तो एक समोसा जब लेंगे तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 5 रुपये। क्लियर? अब आगे देखिए, मूंगफली के 2 पैकेट, यहाँ मूंगफली के 2 पैकेट, तो जब 2 पैकेट लेंगे तो एक पैकेट का दाम है 6.5 रुपया, तो 2 पैकेट का दाम हो गया 13 रुपया, यहाँ 13 रुपया देना पड़ेगा। एक गुलाब जामुन कह रहा है, तो एक गुलाब जामुन के लिए आपको देना पड़ेगा, एक गुलाब जामुन, तो एक गुलाब जामुन लेंगे तो यहाँ 7 रुपया रेट है, 7 रुपया। अब यहाँ आपसे बोल रहा है कि एक बोतल नींबू पानी, तो एक बोतल नींबू पानी का यहाँ पे जो रेट है वो 11.50 रुपया, 11.50 रुपया। अब आप सभी नंबरों को जोड़ दीजिए, तो जब सभी नंबरों को जोड़ेंगे 13 7 20 हो गया, अब 20 5 25 हो गया, 25 36 हो गया, 36.5 हो गया। तो आपको दुकान वाले को 36.5 देना है। यदि उसने कैंटीन मालिक को, यानी जो सुनैना नाम की लड़की है, दुकानदार को 100 रुपया देती है, तो उसको वापस कितना रुपया करेगा? तो आप 100 में से 36.50 घटा दीजिए, तो ये 100 में से 36.50 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये 0 बना, ये 5 हो गया, आप हासिल ले लेंगे इधर से। अब ये 9 है, 9 में 6 घटेगा, 3 बचेगा, यहाँ 9 है, 6 बचेगा, तो 63.50 रुपया उसको वापस करना पड़ेगा। तो बिल्कुल इधर आपको ऑप्शन नंबर डी में इस प्रश्न का दिया होगा 63.50 रुपया, 63.50 रुपया। अब आप देखिए इसका जो विकल्प दे रहा है यहाँ पे 63.50 रुपया, ये विकल्प नंबर 4 में दिया है 63.50 रुपया, तो इतना रुपया उसको वापस करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आइए आप अगले प्रश्न को देखिएगा। एक रेलगाड़ी बंगलौर से 23:55 घंटे पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 पर पहुंचती है। बंगलौर से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना है? अब यहाँ पे बंगलौर से किस तारीख को चला ये नहीं दे रहा, तो इसके अंग्रेजी वाले वर्जन में आप देख लीजिए या हिंदी वाले वर्जन में मिस्टेक हुआ। आप अंग्रेजी वाले में देखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं आपको 29 जून को दे रहा है, 29 जून दे रहा है कि 29 जून 2020, 29 जून 2020 यहाँ पे देखिए, तो कहिए कि ये 29 जून 2020 को चला। तो अब इसको आप बनाइए 29 जून 2020। अब इस प्रश्न को आप बनाएंगे कि ये चला है 29 जून 2020 को। अब आपको बताना है कि उसको बंगलौर से गुवाहाटी की यात्रा तय करने में कुल कितना समय लगा। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए 29 जून को चला, तो
तो 29 के बाद पड़ा होगा 30 जून, 30 जून, 30 जून के बाद पड़ा होगा 1 जुलाई, काहे कि जून होता है 30 दिन का, जुलाई, फिर 2 जुलाई। इसको यहीं पे पहुंचना है, क्लियर। अब 2 जुलाई पे उसको पहुंचना है। अब यहाँ बता रहा है कि 5:20 पे ये पहुंचा है, 5:20 पे पहुंचा। ये रेलवे समय पूरा दिया हुआ। अब आपको पता है कि ये 12 बजे रात के बाद 1, 2, 3, 4 शुरू होता है, अब पूरा 24 तक जाता है रेलवे वाला समय में। तो ये 23:55 जो दिया है, ये 29 को रात का समय दिया हुआ है, 29 को रात को दिया है। तो जब यहाँ पे 23:55 बता रहा है, 23:55, तो इस नंबर में यदि 24 आप जोड़ेंगे, 24 घंटा जोड़ेंगे, तो ये नंबर आपका बन जाएगा 23:55, 23:55, 23:55 बजे आप 30 जून को पहुंच गए हैं। अब 1 जुलाई को आप पहुंचेंगे, तो यहाँ पे फिर आपका बढ़ेगा 24 घंटा, 24 घंटा फिर बढ़ेगा, तो आप पहुंच गए 23:55 पे। अब आपको 2 जुलाई को पहुंचना है, तो 5:20 पे आप पहुंच जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ का समय आप निकाल दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 5 मिनट इसमें है, 5 मिनट देंगे तो 24, यानी 24 बज जाएगा, उसके बाद 1, 2, तो 5:20 इधर हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 5 घंटा 25 मिनट का समय यहाँ पे लग रहा है। अब सभी नंबरों को आप जोड़ दीजिए, तो सभी नंबरों को आप जोड़ेंगे तो एक आपको आंसर मिलेगा। 24, 24, 48, 48, 5 हो गया 53, तो 53 घंटा 25 मिनट का समय लगा। तो 53 घंटा 25, ये 53 घंटा हो जाएगा, ये 25 मिनट हो जाएगा। तो देखिए 53 घंटा 25 मिनट किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के प्रश्नों को आप बना के रखिएगा, बिल्कुल आगामी सीटेट की परीक्षा में 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। अब 3 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो 9, 9, 9 होगी। 2 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो 9, 9 होगी। दोनों को गुणा कर दीजिए। अब इसका जो गुणनफल हुआ उसको 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से भाग दीजिए। तो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11 है। अब इस नंबर को आप 11 से भाग कर दीजिए, 11 9 99 हो गया। अब 9 से आप गुणा कर दीजिए, तो 9 से गुणा करेंगे, 9 81 को 1 हो गया, 8 मिला, 9 81 8, 89 को 9, 8 मिला, 9 81 ये 89 हो गया। तो ये आपका नंबर बनेगा 8991। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 8991। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को आप सभी देखिए। क्वेश्चन नंबर 42, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 इतना आसान प्रश्न है कि आप इसको देख के तुरंत बिना पेन कलम उठाए ही इसको हल कर सकते हैं। आप केवल इस प्रश्न को देखिएगा। एक संख्या 50 के आधे से अधिक है यदि 3 दहाई से अधिक और 4 दहाई से कम है, यानी 30 से अधिक और 40 से कम है। इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। बस इतने से ही प्रश्न आपका बन जाएगा। इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें इकाई 8 है, इसमें दहाई 2 है। अब 2 का ये क्या दोगुना है, ये कट जाएगा। ये 3 का दोगुना है, कट जाएगा। देखिए 3 का दोगुना है, बिल्कुल ये दोगुना हो रहा है, लेकिन 4 नंबर को चेक करिए, इसका दोगुना है नहीं। तो ये प्रश्न केवल इतने से ही हल हो गया। आप बस कंपेयर करवा दीजिए कि इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना होना चाहिए। तो ये आपका
3 ऑप्शन कट गया, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। तो इस प्रश्न ऑप्शन बन गया कितना, 36। क्लियर है। चलिए आप सभी अगले प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 को। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 42 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर आप 43 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43 में प्रश्न कह रहा है कि एक गोदाम की बीमाएं 5 मीटर, 7 मीटर, 4 मीटर है। इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर बीमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो मीटर दिया और सेंटीमीटर दिया, सबको एक ही फार्मूला बना लीजिए। तो ये 5 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता, तो इस मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो ये 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुणे ये 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुणे ये 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यदि आपको अधिकतम पार्सलों की संख्या निकालनी है, तो ये 25 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर से भाग कर दीजिए, तो यहाँ पार्सलों की संख्या आपको मिल जाएगी। अब इस नंबर को हल करेंगे, 0 से 0 कट गया। अब ये 25 दूनी 50 हो गया। अब इस नंबर को आप 5 से काटेंगे तो 5 चौके ये 20 हो गया। अब इस नंबर को आप काटेंगे तो ये 25 से कम 25 और 25 छके 150 हो गया। ये 16 चौके 64 गुणते 70, ये बनेगा 0। 7 चौक 28 को 8, 2 7 छक 42 और 2 44, तो 4480। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 4480, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 को आप सभी हल करें। एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपये का और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपये का भाड़ा दिखाता है। यदि आप 2 किलोमीटर पहले शुरू में 2 किलोमीटर जाते हैं तो 25 रुपया किराया, उससे बाद के लिए जाएंगे तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया भाड़ा दिखाएगा। मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय 249 रुपये भाड़ा दिया, उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है। अब यहाँ पे देखिए कि वो 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपया दे दिया और कुल भाड़ा दिया है 249 रुपया। अब यहाँ 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपया दिया, तो 25 रुपया इसमें से माइनस करिए। अब ये बनेगा आपका 4, ये बनेगा 2, ये बनेगा 2। तो ये 200 जो 24 रुपया दिया वो 2 किलोमीटर के बाद के लिए दिया। अब यहाँ पे बता रहा है कि 1 किलोमीटर का किराया है 8 रुपया, तो आप 224 में 8 का भाग कर दीजिए, तो ये किलोमीटर निकलेगा कि 2 किलोमीटर के बाद कितना चला। तो ये 8 दूनी के 16, 8 टाइम 64, तो आप कहेंगे कि 2 किलो के मीटर के बाद 28 किलोमीटर चला, तो 28 किलोमीटर ये हो गया, इसमें 2 किलोमीटर और ये जोड़ लीजिए, तो सब जो किलोमीटर बना वो कितना बना, 30 किलोमीटर। तो जो आप आंसर करेंगे वो कहेंगे कि 30 किलोमीटर पूरा चला, घर से कार्यालय उसका 30 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 30 किलोमीटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित तालिका सुनीता और जसिका द्वारा 100 में से प्राप्त अंकों के अंक को दर्शाता है कि आखिर में इन्होंने कितना अंक पाया। आपको यहाँ विषय दे दिया गणित
अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी को। यहाँ सुनीता का नंबर दिया, यहाँ जसिका का दिया 68। अब गणित का सुनीता का पूछे 68 मिलेगा, इस तरह का नंबर दिया। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए कि सही कथन कौन सा होगा। अब प्रत्येक ऑप्शन के कथन को आपको फॉलो करवाना होगा इस प्रश्न के कथन से। अब जो सही होगा वही आपका आंसर बनेगा। भाषाओं को छोड़कर, भाषाओं को छोड़कर सुनीता ने जैसा के से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए, ये आपसे बोला जा रहा है। अब भाषा को आप छोड़ेंगे, हिंदी को आप छोड़ दीजिए, अंग्रेजी को आप छोड़ दीजिए, गणित और विज्ञान के आप देखिए कि आखिर में इसमें कितना बन रहा। तो जब इस नंबर को आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहले आप एक को हल करिए कि आखिर में विकल्प एक क्या कर रहा है। अब यहाँ कंपेयर करवाएंगे कि सुनीता ने जैसा से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए, तो ये सुनीता हो गया, ये जैसा हो गया। गणित में ही देख रहे हैं ये कहाँ अधिक हो रहा है, ये तो कम हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलत है। अब ऑप्शन नंबर 2 को आप चेक करिए, गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है। गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक, तो गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक आप जोड़ेंगे तो 68 और यहाँ पे 78 दिया, तो 8 8 16 को 6 हो गया, एक मिला 14 हो गया, 146 हो गया। अब सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों में कुल अंकों, इन मतलब कि गणित और विज्ञान में, तो गणित और विज्ञान को आप जोड़ेंगे इसका तो 4 4 8 हो जाएगा, और ये 8 7 15 हो जाएगा। ये अधिक हो रहा है, नहीं हो रहा, तो बोलिए कि ये भी आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी को आप फॉलो करवा दीजिए, जसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए। जसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब आइए कथन में आप देखिए ये कथन सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। अब जसिका 3 विषय बोल रहा है, जसिका ने सुनीता से, जसिका ने 3 विषय में, तो पहले विषय में तो जसिका अधिक पा रही है, दूसरे में आप देखिए दूसरे में अधिक नहीं पा रही है, गलत है। देखिए तीसरे में भी गलत है, चौथा में इसमें पा रही है लेकिन इसमें नहीं, तो केवल 2 विषय में जसिका सुनीता से अधिक अंक पा रही है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन ये भी कट गया। अब 4 ऑप्शन बनता है जिसमें 3 ऑप्शन कट गया, तो चौथा ऑप्शन तो 100% होगा। अब चौथा ऑप्शन आप देखिएगा क्या दिया है, चौथे ऑप्शन को आप देखिएगा तो क्या दिया है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है कि यदि जसिका ने, ये गलत है, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, ये 100% सही हो गया। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप आंसर करिए और आगे बढ़िए, लेकिन आप इसको मिला भी लीजिए कि ये सही हो रहा है कि नहीं। यदि जसिका ने 17 और अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता और जसिका के कुल अंक बराबर होते। अब यहाँ पे आपको दोनों अंकों को जोड़ना पड़ेगा कि ये कितना पाया और ये कितना पाया। आप जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे 10 15 23 32 को 2 हो गया, 3 हो गया, 9 16 24 31 31 7 38 382 पा गया। अब जसिका का देखिए तो 12 16 25 को 5, 2 मिला, 9 6 15 22 8 30 36 365 हो गया। यदि जसिका ने 17 और पाए होते तो सुनीता के बराबर रहते। आप इसमें 17 जोड़ के देखिए कि बराबर हो रहा है कि नहीं। 7 5 12 को 2 1 7 1 8 1 382 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्नों को आप देखिएगा। अब यहाँ से शिक्षण शुरू हो गया। ये शिक्षण के प्रत्येक प्रश्नों को आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। गणित के शिक्षण अधिगम में
गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया नहीं है? रचनात्मक प्रक्रिया नहीं है। कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, ये तो बिल्कुल बिल्कुल है। गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया नहीं है? ये बिल्कुल है। अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल रचनात्मक में आएगा। आप प्रत्येक बालक के आंतरिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, बिल्कुल ये भी बनेगा। अब यहाँ बोल रहा है लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं है, इस नहीं को आपको ध्यान देना होता है। ये नहीं आप ध्यान नहीं देंगे तो आप हो सकता है कि सही वाला ही मार के आगे बढ़ जाए। तो सबसे पहले पूछा है कि नहीं है, ये 3 को तो लगभग हो रहा है। अब चौथे वाले विकल्प को देखिए, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहित करना। अभी समस्या समाधान के लिए बच्चों को निर्धारित तरीका के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तरीका मत अपनवाइए, उसको अवसर दीजिए, उसको प्रोत्साहित करिए, उसको समझने का मौका दीजिए। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रश्न गलत बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये रचनात्मक प्रक्रिया का लक्षण नहीं होता। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 को आप देखिएगा। गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। आपको निम्नलिखित प्रश्न पूछा जा रहा है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। जिनका योग 8 है। अब देखिए यहाँ मुक्त सिरे वाले प्रश्न और बंद सिरे वाले प्रश्न बताया। तो सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि मुक्त सिरे वाले प्रश्न क्या होते हैं और बंद सिरे वाले प्रश्न क्या होता है। तो मुक्त सिरे वाले प्रश्न वो होते हैं जिनके अनेक उत्तर होते हैं, एक से अधिक उत्तर होते हैं, वो मुक्त सिरे वाले प्रश्न कहलाते हैं। अब बंद सिरे वाले प्रश्न का मतलब ये होता है कि जिसके केवल एक उत्तर होते हैं, उसके उत्तर निश्चित होते हैं, वो आपको बंद सिरे वाले प्रश्न कहे जाते हैं। अब इसके ए बी सी डी को आप मिलाइए कि इसका क्या बनेगा। अब हम लोग इस प्रश्न को जब बनाए तो ये जो 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है, तो आप इस प्रश्न को बनाएंगे तो बोल सकते हैं कि यार 2 + 6 हम लोग जोड़ दें तो ये 8 बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे हम लोग 3 + 5 जोड़ दें तो ये 8 बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे हम 4 में 4 जोड़ दें ये बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रश्न के कई संभावित उत्तर हो सकते हैं, इसलिए ये मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। ये कैसे हैं? ये मुक्त सिरे वाले हैं, मुक्त सिरे वाले बन रहे हैं। ये मुक्त वाला बन रहा है, मुक्त सिरे वाले प्रश्न बन रहा है। अब उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर है। अब यहाँ छात्र 50 सेंटीमीटर के योग वाले कई प्रकार के त्रिभुज बना सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। मुक्त सिरे वाले प्रश्न। अब यहाँ बोल रहा है ऑप्शन सी, 25 के गुणनखंड क्या है? 25 के गुणनखंड क्या है? अब आपसे 25 के गुणनखंड पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 25 के जो गुणनखंड बनेंगे वो 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा। यही आपका 25 के गुणनखंड होते हैं। इसका तो उत्तर निश्चित है हिसाब से। तो ये आपका बंद सिरे वाला में आएगा, बंद में आएगा। तुरंत आप बोल देंगे कि 1, 5, 25 हो रहा है क्लियर। तो ये बंद सिरे वाले प्रश्न में आएंगे। अब परिमाप की परिभाषा बताइए। अब परिमाप की परिभाषा आप पूछेंगे तो ये भी निश्चित है। किसी का वर्ग का परिमाप पूछिए, आयत का परिमाप पूछिए, त्रिभुज का पूछिए, जिसका आप पूछना चाहते हैं उसका परिमाप निश्चित है। तो ये भी बंद सिरे वाले प्रश्न है, ये बंद में आएंगे। तो इस प्रश्न का सही जो जवाब बनेगा ये भी मुक्त सिरे वाले हैं और सी और डी बंद सिरे वाले प्रश्न है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है
और सी और डी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? आपको एकदम मुख्य सूचक बताना है कि कौन सा एक मुख्य सूचक है। अब सृजनात्मक चिंतन का मतलब कि किसी चीज को नए तरीके से सोचने की क्षमता है, नए तरीके से बिल्कुल सोच रहा है, उसको सृजनात्मक चिंतन बोला जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान, किसी मानक में रह करके समस्या को समाधान, ये सृजनात्मक चिंतन नहीं हो सकता। अब प्रश्नों को प्रस्तुत करना, बिल्कुल। अब किसी बालक को आप कह दीजिए कि आप कोई प्रश्न को प्रस्तुत करो, किसी प्रश्न को रखो, और वो बालक नए सिरे से सोच रहा है, नई तरीके से सोच रहा है कि भाई किस तरह का प्रश्न रखूं, तो प्रश्नों को प्रस्तुत करना बिल्कुल सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है। अब यहाँ बोल रहा है कि अशुद्धि मुक्त परिकलन, ये तो बिल्कुल गलत होगा। अशुद्धि बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही सूत्रों को स्मरण करना, देखिए यहाँ याद करना रटने की तो बातें नहीं होगी, जहाँ पे दिया हुआ तुरंत काटिए, तो ये नंबर आपका कट गया। अब दो, एक और दो में लड़ाई है, तब मानकीकृत तरह के समस्या समाधान बोल रहा है, तो ये मानक वाले में कहाँ सृजनात्मक चिंतक बालक कर रहा है, किसी मानक में रहकर ये कर रहा है, तो वहाँ सृजनात्मक नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। प्रश्न को प्रस्तुत करना, यदि प्रश्न को प्रस्तुत कर रहा है तो सृजनात्मक चिंतन कर रहा है। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। अब क्वेश्चन नंबर 49 को आप देखिएगा। वैन हीले की त्रिविम द्विक स्थान ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत है, वर्ग एक आयत है। अब आप सभी को पता है कि वैन हीले महोदय ने ज्यामितीय सीखने का जो स्तर बताया है, वो दृश्यीकरण, जिसको आप चाक्षुषीकरण भी कहते हैं, जिसमें ज्यामितीय चिंतन के समय दृश्य बोध दिखावट के आधार पर तय किया जाता है। बालक देख करके उसको पहचानता है कि कौन सी आकृति कैसी है। अब विश्लेषण वाले में उनकी विशेषताओं की समझ हो जाती है, उनकी विशेषताओं की समझ हो जाती है। ये जो संबंध है इसको अनौपचारिक निगमन भी बोला जाता है, अनौपचारिक निगमन, इसको निगमन बोला जाता है, इसी को संबंध भी आप बोल सकते हैं। तो इस वाले लेवल में विशेषताओं के साथ साथ उनकी बीच संबंध को भी समझने लगता है, अर्थात वर्ग एक आयत भी है, ये रिलेशन ये अनौपचारिक निगमन में समझता है, लेवल 2 में समझता है, इसको आप संबंध भी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, स्तर 2 संबंध या अनौपचारिक निगमन। अब आपको यहाँ पे पता है कि जो ये निगमन दिया, औपचारिक निगमन दिया, अब यहाँ पे बालक सत्यापन करने लगता, और यहाँ पे इनका एक लेवल स्तर 4 है, जिसको दृढ़ता बोला जाता है, दृढ़ता। यहाँ पे बालक ज्यामितीय प्रणाली पर काम करने लगता, सिद्ध करने लगता, सोचने लगता है। ये 4-5 स्तर उन्होंने बताया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संबंध, अनौपचारिक निगमन। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए। निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता, उल्लेखित किया जाता। अब इस सब प्रश्नों को आप बनाएंगे तो यहाँ पे योज्य तत्समक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या में जोड़ने पर योगफल संख्या के रूप में प्राप्त होता। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या बोल रहा, तो आपका ये आंसर बनेगा शून्य वाला। जो शून्य है यदि किसी संख्या में आप जोड़ते हैं वही नंबर आपको प्राप्त होगा। 0 में 0 को जोड़ते हैं तो 0 प्राप्त होगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर
51 को आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन उचित है? कौन से कथन उचित है? अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अवलोकन और संबंधों को पहचानने से बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपका बनेगा, ये आपका बनेगा, उचित कथन है ये गणित में। अब आपको दूसरा बोल रहा है गणित का अधिगम। गणित सीखने के लिए एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता यानी परिक्रमण सम्मिलित है। आप यहाँ पे बिल्कुल बोल सकते हैं कि आप गणित बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, तो उससे आप संवाद कर रहे हैं, उससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको आप बता रहे हैं, वार्तालाप बिल्कुल हो रहा है, तो ये भी आपका बनेगा। अधिगम में एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल ये ऑप्शन बी भी बनेगा। सी को देखिए, गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल, गणित यदि पढ़ रहे हैं, उसमें चिंतन नहीं कर रहे हैं, तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं, तो गणित अधिगम कैसा होगा? इसलिए बिल्कुल ये उचित कथन है, ऑप्शन सी भी उचित है। अब यहाँ पे बोल रहा है कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृत की कोई भूमिका नहीं है। अब संस्कृत की कोई भूमिका, अब संस्कृत आप सब्जेक्ट को मत लीजिएगा, आपको यहाँ संस्कृत का मतलब जो सभ्यता होता है। अब आप गणित समझ की बात सृजन में कर रहे हैं, आप जिस भाषा का बच्चा है उसी के भाषा में यदि करेंगे तो और बेहतर तरीके से उसका सृजनात्मक विकास होगा। तो यहाँ पे ये नहीं बोल दिया, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, तो ये नहीं बनेगा, ये कथन उचित नहीं है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा जिसमें ए बी और सी दिया होगा, ए बी और सी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी। चलिए अगले प्रश्न को आप हल करिए। 52 नंबर को आप देखिए, थोड़ा सा मैं प्रश्नों को तेज हल करा रहा हूँ, कहें कि वीडियो बहुत लंबा बनता जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? आपको सत्य बताना। यहाँ पे सत्य और असत्य लिख देता है, तो इसको आपको हाईलाइट करके रखना है कि सत्य होता है। जब यहाँ पे सत्य दे दिया तो इसी को बताना है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, एकदम बनने चाहिए, उसको आपको बताना है। ज्यामिति को दो आयाम आकृतियों जैसे कि वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। अब देखिए वहीं तक कह दिया, वहीं तक कह दिया, सीमित रखना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पे केवल, निश्चित आदि शब्द लगा दे, वो सोचिए कि विकल्प गलत हो जाता है। इसलिए मैं इस ऑप्शन को गलत काट रहा हूँ, ऑप्शन ए को गलत काट रहा हूँ। आप भी जहाँ पे निश्चित, देखिए यहाँ पे देखा, बस आपको बोल रहा है वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ बी को देखिए, उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देना चाहिए। अब यहाँ बोल रहे हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे परिभाषाओं का परिचय देने के लिए गए हैं, आपको बालक का चिंतन विकास करना है, आप गणित पढ़ाने के लिए गए हैं, ज्यामितीय वाले में गए हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। द्विका स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए, बिल्कुल बालक की समझ को विकसित करना चाहिए, ये आप शिक्षक होने के नाते आपका ये दायित्व है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो यदि हाँ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है तो ये बनेगा केवल सी, केवल सी। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा केवल सी। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, एक सड़क विक्रेता और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है?
आपको सत्य पूछ रहा, जब सत्य पूछ रहा है तो सत्य बताने कौन सा होगा। अब सड़क पे कोई दुकान लगा रहा है, अब जो दुकानदारी गणित होता है उसको यदि बालक सीखा है तो गणित को बड़ा तीव्र गति से हल करता है। अब यहाँ कह रहा है कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए यह लाभदायक नहीं है, बिल्कुल ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए कि उसका उपयोग होता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। अब बोल रहा है कि वे अस्पष्ट और असंगत होते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। वे गणित के प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं, बिल्कुल। यदि वहाँ पे आप दुकान पे बैठ के पैसों का लेन देन कर रहे हैं, पैसों को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तीव्र गति से कर रहे हैं, तो ये गणित को हल करने में, बिल्कुल कैलकुलेशन करने में आपको मदद करता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिसमें आपको सी दिया होगा वो बिल्कुल सही होगा, और ये दोनों गलत होगा। तो इस प्रश्न को देखिए, ऑप्शन नंबर ये दिया है 4 वाले, तो इस प्रश्न का बनेगा आप केवल सी, ये 4 वाला सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आइए 54 नंबर को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिवेम विवेचन, द्विक स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है। अब आप देखिएगा, आपसे संभावना पूछ रहा है, वो भी न्यूनतम एकदम कम है, ये पूछा जा रहा है। तो जब आपसे न्यूनतम एकदम कम पूछा जा रहा है तो कह रहा है कि आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना, चित्रलेख खींचना क्रियाकलाप, यहाँ पे आप देखिए कि क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन देख संभव आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना, 10 ग्राम पहेलियों पर कार्य करना, विभिन्न ठोस आकृतियों के नेट को पहचानना, दी गई आकृतियों के समित अक्षों को पहचानना। अब यहाँ पे आपको बोला कि पहचानना बिल्कुल होना चाहिए, ये तो मजबूत होगा। विभिन्न ठोस आकृतियों के नेट को पहचानना बिल्कुल। 10 ग्राम पहेलियों पर कार्य करना, 10 ग्राम वाला जो पहेली होता है 10 ग्राम, इसमें आपको हर प्रकार के वस्तुओं को दे दिया जाता है, व्यवस्थित करना होता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना, ये थोड़ा सा न्यूनतम है, ये न्यूनतम है, तो यही वाला आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत होगा। चलिए अगले प्रश्नों को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप 55 को देखिए। 3 गुणे 5 के गुणनखंड का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है। अति उत्तम का मतलब एकदम सर्वश्रेष्ठ है। अब आप सबसे चारों विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कुछ विकल्पों को काटिए, जो 100% पता चल जाता है कि कौन एकदम गलत होगा। कुछ वस्तुओं से 3 गुणे 5 के आयताकार व्यूह की रचना का निर्माण करना, उत्तर को पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों का कविता पाठ करना, ये तो 100% आपको समझ में आता होगा गलत होगा। परिकलन कैलकुलेटर की सहायता से उत्तर, अब बताइए कैलकुलेटर की सहायता से आप निकालेंगे, बिल्कुल गलत। सोपलाव गणना, स्कीप काउंटिंग, अभ्यास करना, बिल्कुल ये गलत, ऐसे ही होगा। तो ये आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए वाला। कुछ वस्तुओं से 3 गुणे 5 के आप इस तरह से आकृति व्यूह बनाइए, इस तरह का नंबर बनाइए, तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए अगले प्रश्नों को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। क्वेश्चन नंबर 56, विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है। कौन सा संतोषजनक नहीं है, आप उसको सिंप्लीफिकेशन सिखा रहे हैं, तो इसमें से कौन सा आपका गलत होगा। चुनी गई संख्याएं वास्तविक होनी चाहिए, बिल्कुल वास्तविक होनी चाहिए। छोटी संख्याओं वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना चाहिए, बिल्कुल। विद्यार्थियों को कलन विधि एल्गोरिथ्म के चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री की सहायता लेनी चाहिए, बिल्कुल मूर्त सामग्री को उसको दिखाना चाहिए, तो ये बनेगा। अब आगे देखिए, प्रश्नों को हल करने के लिए केवल, अब आपने बस एक ही सीखा है कि जहां पे केवल लगा दिया होगा वो क्या होगा, विकल्प गलत हो जाएगा। तो ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर
डी 4, यहाँ पे केवल लगा दिया है, केवल, ये गलत हो जाता है। तो ऐसे नंबरों को आप ऐसे ही काट दीजिए। तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्नों को आप हल करिए। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 को आप देखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से किस में निम्नलिखित कथनों में से किस में 4 का प्रयोग गणन संख्या भाव में हुआ? इस इमारत की चौथी मंजिल पर मेरा कार्यालय है। चौथी मंजिल पर मेरा कार्यालय है। प्रतियोगिता में मेरा पुत्र चौथे स्थान पर है। इस पुस्तक का चौथा अध्याय बहुत रुचिकर है। इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया। तो देखिए ये चौथी मंजिल बिल्कुल गलत होगा, चौथे स्थान गलत होगा, चौथा अध्याय गलत होगा। ये 4 टीम, देखिए 4 टीम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। चलिए अगले प्रश्नों को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध कथन को पहचानिए। एक संख्या के दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। मान बढ़ जाता है। अब आपको यहाँ छांटना है कि कौन सा शुद्ध है। एक संख्या के दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है, बिल्कुल ये गलत होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक संख्या 1 है, गुणा 2 कर दिए 2 हो गया, लेकिन यहीं पे आप 6 में 1 का गुणा कर दिए तो यहाँ 6 हो गया। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये कथन गलत नहीं। एक संख्या को दूसरे से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है, ये भी बिल्कुल गलत होगा। ये भी बिल्कुल आपका दूसरा वाला गलत होगा। अब जैसे मान लीजिए कि 6 को आप 2 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ 3 मिल गया। अब अभी 6 को आप 0.5 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ देखिए 12 मिल गया, बढ़ गया। तो ये भी गलत हो जाएगा। एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य रहता है, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आप 10 गुणे 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे 20 तो बनेगा, इकाई तो आ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि हर केस में होगा। अब 0.5 से मैं 10 से गुणा कर दूं, ये कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। आ रहा है? शून्य नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब गुणनफल भागफल का प्रतिलोम होता है, बिल्कुल। गुणनफल वाले में आप बढ़ते जाते हैं, जैसे किसी नंबर से गुणा करते जाइए बढ़ते जाइए। आप भागफल वाले में किसी से भाग देते आ रहे हैं तो वो कम होता जाएगा। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी किस में दिया। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ये केवल डी, चौथा वाला। 59 नंबर के प्रश्न को आप देखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। परिणामों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है, ये गलत होगा। गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जाता है, मानक सूत्रों के समतुल्य के माना जाता है। गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। गणित को यांत्रिक कार्यप्रणाली के समूह के समतुल्य माना जाता है, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा गणित में नमूनों की पहचान करना। हर प्रकार का जो इसमें नंबर इंक्लूड होता है उसको लेने की बात बोल रहा है, नमूनों को पहचानना। अगले प्रश्न को आप हल करिएगा, जो अंतिम प्रश्न होगा। समिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाए, अवधारणा की स्पष्ट परिभाषा दी जाए, बच्चों को वाद विवाद में सम्मिलित किया जाए, बच्चों को वर्गों और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब यहाँ पे आप समिति समान रूप से तुलना करवा रहे हैं, कौन सा समान? तो ये तो आपका गलत होगा, वाद विवाद कराने से होगा नहीं, अवधारणा स्पष्ट करने से होगा नहीं। यहाँ बच्चों को वर्गों और आयत, तो यहाँ पे आप समिति समान रूप से कर रहे हैं, वर्ग और आयत तो दोनों अलग अलग है। तो बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराइए और उसमें तुलना करवाइए कि समिति होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो चलिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। हम लोगों ने 31 से लेकर के 60 तक गणित के सभी प्रश्नों को हल कराए। चलिए